जय हिंद साथियों। 17 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद जल्लीकट्टू कॉम्पिटिशन इन तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो डायमेंशन है, आपको दो चीज़ें पता चल गई यहाँ पे कि जल्लीकट्टू नाम का एक फेस्टिवल है, सॉरी एक कॉम्पिटिशन है, और ये कहाँ पे होता है, तो ये तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा त्यौहार जो है जल्लीकट्टू कंपटीशन से रिलेटेड है तमिलनाडु में। ठीक है, किस त्यौहार के दौरान जल्लीकट्टू को सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है दिवाली के टाइम, सेकेंड ऑप्शन है होली के टाइम, थर्ड ऑप्शन है पोंगल के टाइम, और लास्ट ऑप्शन है नवरात्रि के टाइम। ठीक है, तो आपको ये बताना है जल्लीकट्टी जो कंपटीशन है तमिलनाडु का, वो कौन से त्यौहार पे, कौन से पर्व पे मनाया जाता है, कौन से पर्व पे ये होस्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, पोंगल। ठीक है, पोंगल जो है, पोंगल के टाइम जल्लीकट्टू कंपटीशन होस्ट किया जाता है। ठीक है, पोंगल जो है इनका राइस हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ठीक है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है पोंगल का। ठीक है, पोंगल जो है तमिलनाडु का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ठीक है, इसी के दौरान क्या होता है, इसी के दौरान जो है जल्लीकट्टू कंपटीशन जो है होस्ट किया जाता है। जल्लीकट्टू का आपको पता है इसमें क्या होता है, ये बुल फाइट होती है एक तरीके की। ठीक है, इसको इसमें बुल को टेम करना होता है। ठीक है, वो जिससे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो भी कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट रहते हैं, वो घायल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर, मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली गई थी कि जल्लीकट्टू कंपटीशन को बैन कर दिया जाए। ठीक है, पर हुआ नहीं था ये। ठीक है, तो याद रखिएगा जल्लीकट्टू जो कंपटीशन है वो कहाँ पे होता है, वो तमिलनाडु में होता है। और कौन से त्यौहार के दौरान होता है ये, तो ये पोंगल हार्वेस्ट के दौरान होता है। पोंगल जो फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जैसे हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं नॉर्थ इंडियंस में, वैसे ही पोंगल होता है इनके साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु जो है सेलिब्रेट करता है पोंगल फेस्टिवल, जिसमें क्या होता है, जिसमें जल्लीकट्टू कंपटीशन का आयोजन होता है। ठीक है, तो तीन डायमेंशन है यहाँ पे। सबसे पहले है जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू किस कंपटीशन, किस स्टेट से रिलेटेड है, तो तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, तमिलनाडु से रिलेटेड है, और कौन से फेस्टिवल के दौरान ये मनाया जाता है, तो ये पोंगल फेस्टिवल के दौरान जो है होस्ट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा पोंगल फेस्टिवल के दौरान ये होस्ट किया जाता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बुक बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ठीक है, इस बुक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है, आपको ये बताना है। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ठीक है, ये बुक का नाम है, और आपको ऑथर का नाम बताना है। ठीक है, ऑथर का नाम बताना है। अब ऑथर मेल भी हो सकते हैं, ऑथर फीमेल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सुधा मूर्ति, सेकेंड ऑप्शन है नारायण मूर्ति, थर्ड ऑप्शन है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति की जो किताब है वो किसने लिखी थी, आपको ये बताना था। और इसका आंसर डी नहीं है साथियों, सी है। ठीक है, सी आंसर है इसका। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने ये बुक लिखी है, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि सुधा मूर्ति ने हो सकता है लिखा हो, या नारायण मूर्ति ने ये बुक को लिखा हो। ठीक है, लिखा किसने है, ऑथर कौन है इस बुक की, तो ऑथर है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी किस बुक के, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीजें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग्स। ठीक है, तो इंडिया का स्थान क्या है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग्स में, आपको ये बताना है। ठीक है, किसका स्थान, भारत का क्या स्थान रहा है 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग्स में। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड, और लास्ट ऑप्शन है फोर्थ। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग क्या रही है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ। ठीक है, इंडिया जो है ग्लोबल फायर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में कितने नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे। ठीक है, इंडिया क्लेम फोर्थ स्पॉट है। ठीक है, पहले पे कौन है, पहले पे ऑब्वियसली यूएस है। ठीक है, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना, और फिर इंडिया। ठीक है, और लास्ट भी देख लीजिएगा, लास्ट कौन है, तो लास्ट है भूटान। ठीक है, लास्ट कौन है इस रैंकिंग में, तो लास्ट है भूटान, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, URCI। ठीक है, URCI। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, यूएस, सेकंड पे है रशिया, थर्ड पे है चाइना, और फोर्थ पे है इंडिया। ठीक है, इंडिया फोर्थ पे है, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट पे कौन है, लास्ट में है भूटान। ठीक है, लास्ट में है भूटान। ठीक है,
क्योंकि ये लोग बहुत ही शांति प्रिय देश हैं, पीसफुल नेशन है। ये लोग मिलिट्री, अपनी खुद की मिलिट्री भी नहीं है शायद, या बहुत ही छोटी सी मिलिट्री आर्मी इनकी है। और इनकी जो भी जीडीपी होती है वो मेजर जो है डेवलपमेंट में जाती है, ना कि फायर पावर या मिलिट्री स्ट्रेंथ को अक्यूमुलेट करने में। इसलिए भूटान की जो रैंक है वो लास्ट है, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जो टॉप 4 रैंकिंग्स हैं उसमें कौन कौन है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में। तो पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे है रशिया, थर्ड पे है चाइना, और लास्ट फोर्थ पे है इंडिया, ठीक है। ये 4 टॉप रैंकिंग्स आप याद रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे पूरी फीफा की लिस्ट है। फीफा जानते हैं ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो फीफा की लिस्ट है जहाँ पे फुटबॉल खिलाड़ियों को, बोथ मेन एंड वीमेन को क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है 2023 का। तो आपको एक बार लिस्ट देख लेनी है, हालांकि याद नहीं रखना है, पर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है, तो लायनल मेसी को मिला है, ठीक है। लायनल मेसी को मिला है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, एम से मेसी और एम से मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। एम से मेसी और एम से ही लायनल मेसी और एम से ही मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो इनको बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। विमेन प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया है, तो इटाना बोनमती को, ठीक है। इटाना बोनमती को दिया गया है, ठीक है। इटाना बोनमती को क्या दिया गया है, जो है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और ये कौन सी टीम से आती हैं, तो ये स्पेन से आती हैं, ठीक है। ये कहाँ से आती हैं, ये स्पेन से आती हैं, स्पेनिश नेशनल टीम की ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनको बेस्ट फीफा विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। विमेन किसको दिया गया है, तो विमेन दिया गया है मती को, ठीक है। विमेन हम लोग क्या होती है ना, श्रीमती जी, ठीक है। श्रीमती होती है, जो हमारे यहाँ विमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको रिस्पेक्ट से, आदर भाव से श्रीमती बोला जाता है, ठीक है। तो मती वाला जो सफिक्स है, ठीक है, ये जो मती है, श्रीमती, श्री किसके लिए यूज होता है, श्रीमेल के लिए। मती किसके लिए यूज होता है, तो मती यूज होता है फीमेल के लिए, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड या मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, मती को, मतलब बॉनमती को, ठीक है। बॉनमती, एटाना बॉनमती, कहाँ की है ये, तो ये स्पेन की है, ठीक है। ये कहाँ की है, स्पेन की है, ठीक है। मेंस कोच ऑफ द ईयर पेप गुर्डियोला, ठीक है। ये इतना नहीं याद रखना है। विमेंस कोच ऑफ द ईयर सरीना विंगमैन, ठीक है। मेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर एडरसन, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये मेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर और विमेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर आप देख सकते हैं, ठीक है। मेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर कौन है, तो एडरसन है। ये कहाँ से आते हैं, ये ब्राजील से आते हैं, ठीक है। ब्राजील से आते हैं ये, ठीक है। इनको बेस्ट मेंस गोल कीपर का अवार्ड मिला है। और विमेंस गोल कीपर का अवार्ड किसको मिला है, मैरी इयर्ब्स को, ठीक है। मैरी इयर्ब्स को, ठीक है। मैरी इयर्ब्स को, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, ठीक है। इनको बेस्ट विमेन गोल कीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लीजिएगा, फीफा फेयर प्ले अवार्ड, ठीक है। तो ब्राजील की जो टीम है उसको फीफा फेयर प्ले ऑफ द अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कैसे याद रखेंगे, एम से मेंस और एम से ही मेसी, ठीक है। तो मेसी को मिला है। विमेंस प्लेयर श्रीमती जी, ठीक है। मती से बॉनमती, एताना बॉनमती, ठीक है। मेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर एडरसन और विमेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर मैरी अब्स, ठीक है। साथियों, थोड़ा सा जुकाम है हमको, तो थोड़ा सा बेयर करिएगा, ठीक है। इस कष्ट के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन पढ़ाना है, पढ़ना है, तो ये सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि फीफा फेयर प्ले ऑफ द अवार्ड, फीफा फेयर प्ले अवार्ड किस कंट्री को मिला है, किस नेशनल टीम को मिला है, तो ब्राजील की नेशनल टीम को मिला है, ठीक है। ब्राजील की नेशनल टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है, ठीक है। ज़्यादा चांसेस है कि आपसे यही पूछा जाएगा, क्योंकि ये सिंगल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, जहाँ पे आपसे डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है कि फीफा ने फेयर प्ले अवार्ड किस नेशनल टीम को दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्राजील को दिया है, ठीक है। बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट था हमने आपको बता दिया, मेंस प्लेयर, विमेंस प्लेयर, मेंस गोलकीपर, विमेंस गोलकीपर और फीफा फेयर प्ले अवार्ड, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द न्यू विंडफॉल टैक्स रेट ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल इफेक्टिवली जनवरी 16, ठीक। तो आपको बताना है अब टैक्स रेट क्या हो गया है जो भी स्वदेशी निर्मित क्रूड ऑयल है, ठीक है। स्वदेशी निर्मित क्रूड ऑयल को कितना टैक्स देना पड़ेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 2300 पर टन, सेकंड ऑप्शन है 1800 पर टन, थर्ड ऑप्शन है 1700 पर टन, और लास्ट ऑप्शन है 2500 पर टन, ठीक है। तो कितना पर टन टैक्स देना पड़ेगा जो भी स्वदेशी निर्मित क्रूड ऑयल है, ठीक है। कच्चा तेल जो भी स्वदेशी निर्मित होगा, स्वदेशी मतलब इंडिजिनस होगा, जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होगा, उनको कितना टैक्स पर टन देना पड़ेगा, आपको ये बताना है, ठीक है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1700 पर टन। ठीक है, पहले ये था 2300 पर टन, पर अब घटा के इसको 1700 पर टन कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल जो है उन पे जो टैक्स लगता है वो पहले 2300 पर टन लगता था, अब वो घटा के 1700 पर टन कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो टैक्स है ये घटाया गया है कितने से, 2300 पर टन से 1700 पर टन तक। ठीक है, दोनों ही फिगर आप याद रखिएगा कि 2300 और 1700। ठीक है, पहले 2300 था, 2300 पर टन और 1700 पर टन। ठीक है, और किसके लिए है ये, तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल के लिए। ठीक है, कहीं आप इस चक्कर में ये ना भूल जाइए कि किस चीज़ के लिए टैक्स लगा है। ठीक है, कई बार ये होता है जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते हम लोग ये भूल जाते हैं कि टैक्स तो देख लिया कि इतना से इतना घटा, पर किसके लिए घटा ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वे पढ़ा तो था पर फिर भी अनपढ़ा सा लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन में वो कोशिश करिएगा आप ध्यान से देखिएगा, निकालिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, सिर्फ आपको यही नहीं याद रखना है जो हम याद करा रहे हैं। ठीक है, आपको अपने से भी एफर्ट करना है कि कुछ और डायमेंशन जो हमसे छूट गया हो वो आप कवर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डायमेंशन है, यहाँ पे क्रूड ऑयल का डायमेंशन है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल है। ध्यान दीजिएगा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल है। पहले कितना था, पहले था 2300 पर टन, अब कितना हो गया है, अब हो गया है 1700 पर टन। ठीक है, 1700 पर टन। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, What is the name of satellite manufacturing facility recently introduced by Pixel in Bangalore? ठीक है, तो आपको बताना है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पिक्सल ने बेंगलुरु में किया है। ठीक है, बट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का नाम आपको बताना है, किसकी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो पिक्सल की। ठीक है, पिक्सल क्या है, एक स्पेस बेस्ड स्टार्टअप है। ठीक है, बेंगलुरु में। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश की है बेंगलुरु में उसका नाम क्या रखा गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है पिक्सल सैटेलाइट हब, सेकंड ऑप्शन है मेगा सैट बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है मेगा पिक्सल और लास्ट ऑप्शन है बेंगलुरु स्पेस सेंटर। ठीक है, तो इन चारों में से सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का क्या नाम है आपको ये बताना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेगा पिक्सल। ठीक है, तो मेगा पिक्सल जो है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का नाम है, किसने सेट की है, तो पिक्सल ने सेट की है। ठीक है, पिक्सल ने सेट की है, कहाँ पे सेट की है, बेंगलुरु में सेट की है। ठीक है, तो इसमें देखिए कई डायमेंशन हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मेगा पिक्सल है क्या, मेगा पिक्सल है एक सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, जहाँ पे सैटेलाइट्स बनाई जाएंगी। ठीक है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, किसने डेवलप किया है, तो पिक्सल ने डेवलप किया है। ठीक है, पिक्सल ने इसको डेवलप किया है, पिक्सल ने इसको स्टैब्लिश किया है। ठीक है, कहाँ पे ये स्टैब्लिश किया है, तो बेंगलुरु में ये स्टैब्लिश किया है। ठीक है, बेंगलुरु में ये स्टैब्लिश किया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे डायमेंशन समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू Edelman Trust Barometer 2024, what position does India hold in trust for business and NGOs? ठीक है, तो आपको बताना है Edelman Trust Barometer के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है, किसमें, ट्रस्ट फॉर बिजनेस और एनजीओज में। ठीक है, ट्रस्ट फॉर बिजनेस और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया की रैंक क्या है एज पर Edelman Trust Barometer। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है फर्स्ट रैंक है, सेकंड ऑप्शन है सेकंड रैंक है, थर्ड ऑप्शन है थर्ड रैंक है और लास्ट ऑप्शन है फोर्थ रैंक है। ठीक है, इन चारों में से कौन सी रैंक है इंडिया की, किसमें, ट्रस्ट फॉर बिजनेसेस और एनजीओज में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट रैंक है इंडिया की। ठीक है, इंडिया की जो रैंक है ईडल ट्रस्ट बैरोमीटर के अनुसार वो फर्स्ट है, किस सेगमेंट में, तो बिजनेस, ट्रस्ट फॉर बिजनेस और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, ट्रस्ट फॉर बिजनेस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया की जो रैंक है वो फर्स्ट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पूरी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो टेबल है, ये सॉरी कॉलम है, ये इंडिया की रैंकिंग बता रहा है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग बता रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्रस्ट में सबसे ऊपर कौन है, गवर्नमेंट ट्रस्ट में पहले नंबर पर है सऊदी अरेबिया और इंडिया की जो रैंक है वो फिफ्थ है। ठीक है, इंडिया सिक्योर्स फिफ्थ रैंक इन गवर्नमेंट ट्रस्ट। ठीक है, मीडिया ट्रस्ट में चाइना की, पता नहीं चाइना की कैसे फर्स्ट रैंक है। ठीक है, चलिए ठीक है, चाइना लीड्स इन मीडिया ट्रस्ट एंड इंडिया इज फोर्थ। ठीक है, इंडिया की यहाँ पे फोर्थ रैंक है। एम्प्लॉयर ट्रस्ट में पहला नंबर पे है इंडोनेशिया और सेकंड नंबर पे है इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है क्लोजली फॉलो करता है एम्प्लॉयर ट्रस्ट में इंडोनेशिया को। ठीक है, और ओवरऑल ट्रस्ट इंडेक्स जो है उसमें पहले नंबर पे है चाइना और दूसरे नंबर पे है इंडिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे है इंडिया, ये याद रखिएगा कि इंडिया जो है दूसरे नंबर पे है ओवरऑल ट्रस्ट इंडेक्स में एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 के अनुसार।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सारी बातें देख ली कि जो इंडिया की फर्स्ट पोजीशन है वो किस में है, तो बिजनेस और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में है, ठीक है। फोर्थ किस में है, फोर्थ मीडिया ट्रस्ट में है। आपको ये पर्टिकुलर रैंकिंग्स नहीं याद रखनी है, बस एक फर्स्ट रैंक वाली याद रखनी है। फर्स्ट रैंक किस में है, तो फर्स्ट रैंक है बिजनेस और एनजीओज में, ट्रस्ट फॉर बिजनेस और एनजीओज में। और ओवरऑल जो रैंक है ट्रस्ट इंडेक्स की, उसमें इंडिया की रैंक सेकंड है, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट रैंक है किसमें, ट्रस्ट फॉर बिजनेस और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में, और ओवरऑल ट्रस्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है सेकंड, ठीक है। यही दो रैंक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद विच स्टेट डिड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोलैबोरेट टू एस्टैब्लिश 19th सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किस स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके 19वां सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क सेट किया है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 19वां फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क किस स्टेट में स्टैब्लिश किया जा रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम लोग ने कल के डेली एनालिसिस में बात की थी कि ये इनका 56th एडिशन हो रहा है, ठीक है। क्लास श्वाब ने इनको शुरू किया था 1975 में। ये सारी बातें हम लोग ने कल वाले डेली एनालिसिस में देखी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो 19 सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क कहाँ पे किस स्टेट में स्टैब्लिश कर रहा है इंडिया में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सेकंड ऑप्शन है तेलंगाना में, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका में, और लास्ट ऑप्शन है गुजरात में, ठीक है। तो ये जो 19th सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क है वो कहाँ पे सेट किया जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मिलके 19th सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क सेट कर रहा है हैदराबाद में, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में, ठीक है। और ये कब लॉन्च होगी, तो ये लॉन्च होगा फरवरी 2024 में, ठीक है। तो इसमें 3 डायमेंशन देखने हैं आपको। सबसे पहले तो देखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसके साथ मिलके, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मिलके, ठीक है। तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मिलके क्या कर रहा है, 19th, ठीक है। ये भी याद रखिएगा 19th सेंटर है ये, ठीक है। तेलंगाना में कौन सा सेंटर खोला जा रहा है, 19th सेंटर खोला जा रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क का, ठीक है। फोर्थ IR नेटवर्क का, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क का, ठीक है साथियों। आशा करते हैं यहाँ पे सारे डायमेंशन आपको क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है व्हाट इज रमेश बाबू प्रगनंदास फाइड लाइव रेटिंग फॉलोइंग हिज हिस्टोरिक विक्ट्री अगेंस्ट डिंग लिरेन ड्यूरिंग 2024 टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, ठीक है। तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट के बाद रमेश बाबू प्रगनंदा की फाइड लाइव रेटिंग क्या थी, और इसमें क्या हुआ था, इसमें उन्होंने चाइना के डिंग लेरेन को हराया था, ठीक है। तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जीतने के बाद रमेश बाबू प्रगनंदा की लाइव रेटिंग क्या थी, आपको ये बताना है। अभी हम लोग जब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे, तब हम लोग समझ पाएंगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग को ये बताना है कि रमेश बाबू प्रगनंदा की फाइड लाइव रेटिंग क्या रही है आफ्टर टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2748.0, सेकेंड ऑप्शन है 2748.3, थर्ड ऑप्शन है 2749, और लास्ट ऑप्शन है 2747.5, ठीक है। तो फाइड लाइव रेटिंग रमेश बाबू प्रगनंदा की कितनी थी टाटा स्टील चैंपियनशिप टूर्नामेंट जीतने के बाद, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2748.3, ठीक है। 2748.3 इनकी फाइड लाइव रेटिंग थी, ठीक है। ये क्यों बताया गया है, ये क्यों पूछा गया है आपसे, तो इसलिए पूछा गया है क्योंकि इस रेटिंग के बाद से वो इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हो गए हैं। और किसको पिछाड़ा है, किसको सरपास किया है, तो लेजेंडरी विश्वनाथ आनंद साहब को, ठीक है। आप जानते हैं विश्वनाथ आनंद जो है इंडिया के चेस प्लेयर थे, ठीक है, एस चेस प्लेयर है। और उनकी जो रेटिंग थी, उनकी रेटिंग थी 2748, ठीक है। 2748 रेटिंग थी, जिसकी वजह से वो इंडिया के टॉप मोस्ट चेस प्लेयर थे। पर अब जो है प्रगनंदा साहब हो गए हैं, रमेश बाबू प्रगनंदा साहब, जो कि 18 साल के हैं मात्र, उन्होंने लाइव रेटिंग प्राप्त की है 2748.3 की, ठीक है। तो 0.3 की रेट मतलब मार्जिन हासिल करते हुए वो आगे निकल गए हैं विश्वनाथन आनंद से, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ थी, इसके लिए ये रेटिंग आपसे पूछी गई थी कि आपको कम से कम इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, इतने डायमेंशंस पता होना चाहिए कि अगर रेटिंग बढ़ रही है, घट रही है, तो कितनी बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि रमेश बाबू प्रगनंदा की जो रेटिंग थी वो 2748.3 हो गई
थी, जिसकी वजह से उन्होंने विश्वनाथन आनंद साहब को सरपास किया था। और विश्वनाथन आनंद साहब की कितनी रेटिंग थी, 5 लाइव रेटिंग, तो उनकी थी 2748। ठीक है, अब यहाँ पे टाटा स्टील चेस कंपटीशन की बात कर लेते हैं। तो टाटा स्टील चेस कंपटीशन में क्या हुआ है, रमेश बाबू साहब है जो रमेश बाबू प्रगनंदा, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डिंग लेरेन को हराकर ये खिताब जीत लिया। ठीक है, डिंग लेरेन जो चाइना से आते हैं, उनको ये खिताब हरा के चेस में जीत लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रमेश बाबू प्रगनंदा बहुत ही चर्चित नाम है और डेफिनेटली ये आपसे एग्जाम में पूछा जाना है। ठीक है, तो ये पहले आप याद रखिएगा, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये खेल से संबंधित है चेस से। ठीक है, चेस से ये संबंधित है। ठीक है, चेस से ये संबंधित है, रमेश बाबू प्रगनंदा। ठीक है, रमेश बाबू प्रगनंदा, और ये चेन्नई से आते हैं। ठीक है, और टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में इन्होंने किसको हराया है, तो डिंग लेरेन को हराया है, जो कि चाइना से आते हैं। ठीक है, इसी जीत के बाद जो है रमेश बाबू प्रगनंदा की जो रेटिंग हो गई थी, वो सरपास कर गई थी विश्वनाथन आनंद साहब की रेटिंग की। ठीक है, और उनकी रेटिंग कितनी थी, तो रमेश बाबू प्रगनंदा की रेटिंग थी 2748.3 और विश्वनाथन आनंद साहब की कितनी थी, तो 2748। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यहाँ पे सारे डायमेंशन समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थीम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की सेंट्रल थीम क्या है 2023 के लिए। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है अमृतकाल अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर, थर्ड ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, और लास्ट ऑप्शन है एडवांसमेंट्स इन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 जो है वो 17 जनवरी को शुरू हुआ था। ठीक है, 17 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना इंडिया साइंस और टेक अचीवमेंट्स। ठीक है, इंडिया के साइंस और टेक अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसकी सेंट्रल थीम क्या है, तो इसकी सेंट्रल थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। ये देखिए, ये पीआईबी की न्यूज़ है, तो देख लीजिए, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, और कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो 9th एडिशन जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। ठीक है, कौन सा एडिशन है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का जो 9th एडिशन है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और थीम क्या थी, ये तो हम लोग ने पीछे देखी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ये देखिए, यहाँ पे थीम लिखी हुई है। ठीक है, और ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें पार्ट ले रही है, आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि 9th एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है विद थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर वुड यू फाइंड लता मंगेशकर चौक। ठीक है, लता मंगेशकर चौक कहाँ पे स्थित है या कहाँ पे आपको मिलेगा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है अयोध्या, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता, और लास्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो लता मंगेशकर चौक कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में क्या है, लता मंगेशकर चौक है, जिसको लाइट अप कर दिया गया है। ठीक है, आपको पता होगा प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, तो उसी के उपलक्ष्य में क्या हो रहा है, जो लता मंगेशकर चौक है उसको इल्यूमिनेट कर दिया गया है, उसको लाइट अप कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये अयोध्या में है लता मंगेशकर चौक। ठीक है, अयोध्या में है क्या, लता मंगेशकर चौक। ठीक है, लता मंगेशकर चौक कहाँ पे है, तो अयोध्या में है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द एलोकेटेड आउटले फॉर न्यू सोलर पावर स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इन हैबिटेट्स एंड विलेजेस ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो नई स्कीम आई है न्यू सोलर पावर स्कीम, जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, किसके लिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। तो आपको बताना है कितनी राशि आवंटित की गई है न्यू सोलर पावर स्कीम के तहत पीवीटीजीज को लाइट अप करने के लिए, पीवीटीजीज के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। ठीक है, विद्युतीकरण के लिए पीवीटीजीज के कितनी राशि आवंटित की गई है न्यू सोलर पावर स्कीम में। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 315 करोड़, सेकंड ऑप्शन है 415 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 515 करोड़, और लास्ट ऑप्शन है 615 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपसे पूछा था न्यू सोलर पावर स्कीम में
कितनी राशि आवंटित की गई है, और ये न्यू सोलर पावर स्कीम क्या करेगी, ये विद्युतीकरण करेगी, इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी, कहाँ पे, जो भी गांव है, जो भी कस्बे हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के, उनको। ठीक है, तो न्यू सोलर पावर स्कीम की जो राशि है वो है ऑप्शन सी 515 करोड़ रुपए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है न्यू सोलर पावर स्कीम। ठीक है, न्यू सोलर पावर स्कीम विद आउटले ऑफ 515 करोड़। ठीक है, 515 करोड़ की जो है राशि आवंटित की गई है, किस चीज़ के लिए, ग्राम विलेजेस को क्या करने के लिए, इलेक्ट्रीफाई करने के लिए। ठीक है, ग्राम और कस्बों को विद्युतीकरण परियोजना से जोड़ने के लिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के जो भी क्षेत्र हैं, जो भी गांव हैं, जो भी कस्बे हैं, उनमें विद्युतीकरण के लिए न्यू सोलर पावर स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, और इसकी राशि कितनी है, तो इसकी राशि है 515 करोड़। ठीक है, 515 करोड़ इसकी राशि है। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये किसके अंदर आई है, तो ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है अंडर पीएम जनमन स्कीम। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय प्रोग्राम। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभिमान प्रोग्राम के अंदर न्यू सोलर पावर स्कीम आई है, जिसकी जो राशि आवंटित की गई है वो 515 करोड़ है। ये क्या करेगी, तो ये जो भी विलेजेस और हैबिटेशंस है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की, उनको इलेक्ट्रीफाई करेगी, उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी। ठीक है, जो स्कीम का टेन्योर है वो 2 साल है। ठीक है, 2023-24 से 2025-26 तक। ठीक है, तो 2 साल की है ये, फिजिकल ईयर 24 से फिजिकल ईयर 26 तक। ठीक है, अब हम लोग पीएम जनमन प्रोग्राम के बारे में देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग ने 3 डायमेंशन देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो याद रखना है न्यू सोलर पावर स्कीम है। ठीक है, न्यू सोलर पावर स्कीम ध्यान दीजिएगा आप, किसके लिए है, तो ये पीवीटीजीज के लिए है। ठीक है, पीवीटीजीज के लिए है, ध्यान दीजिएगा किसके लिए है, तो ये पीवीटीजीज के लिए है। कितनी राशि आवंटित की गई है, 515 करोड़। ठीक है, 515 करोड़। इसका टेन्योर क्या है, इसकी अवधि क्या है, इसकी अवधि है 2 साल। ठीक है, 2 ईयर्स। ठीक है, और किस प्रोग्राम के अंदर लॉन्च की गई है, तो पीएम जनमन के प्रोग्राम के अंदर लॉन्च की गई है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे सारे डायमेंशन आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि पीएम जनमन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, या क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, और उनका क्या स्कोप है पीएम जनमन स्कीम का। ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ये याद रखिएगा कि ये किसके लिए है, ये पीवीटीजीज के लिए। ठीक है, ये पीवीटीजीज के अपलिफ्टमेंट के लिए किया गया है। ठीक है, पीवीटीजीज के अपलिफ्टमेंट के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा ना, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, रिकग्नाइज एंड वैल्यू यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पीवीटीजीज। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो किसके लिए किसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की बात हो रही है, तो पीवीटीजीज की बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है ट्राइबल ग्रुप्स में और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंसिंग कैसे हो रही है, तो टोटल आउटले जो है स्कीम का वो है 24,000 करोड़ लगभग। ठीक है, 24,000 करोड़ है लगभग, जिसमें जो शेयरिंग है कॉस्ट सेंटर और स्टेट्स का कॉस्ट शेयरिंग है वो 64:36 है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है ये, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 50-50 60-40 वाला नहीं है, ये 64:36 है। ठीक है, मतलब अगर 100 रुपये की स्कीम है तो इसमें क्या होगा, इसमें 64 रुपये जो है, 64 रुपीज़ जो है वो सेंट्रल सेक्टर की सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 36 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉस्ट शेयरिंग स्कीम है। ठीक है, कॉस्ट शेयरिंग स्कीम है। ठीक है, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम नहीं है। ठीक है, अब पीवीटीजीज की बात हो रही है तो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन सी होगी, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री होगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगी इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड पीवीटीजी कम्युनिटीज। ठीक है, पीवीटीजी कम्युनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या चीज़ देखी, सबसे पहले तो ये देखा पीएम जनमन स्कीम देखी, फिर इनके ऑब्जेक्टिव्स देखे कि यहाँ पे क्या है, तो इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना। पैसे कितने मिले, फाइनेंशियल आउटले कितना है, तो 24,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल आउटले है। और ये शेयरिंग कैसे हो रही है, तो 64:36 के रेशियो में ये शेयर किया जा रहा है। ठीक है, 64:36 के रेशियो में ये शेयर किया जा रहा है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो ट्राइबल्स के बारे में बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, हेड अथॉरिटी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पीवीटीजी कम्युनिटीज। ठीक है, कॉम्पोजिशन यहाँ पे क्या क्या है, तो कुछ चीज़ें हैं सेंट्रल सेक्टर की और कुछ चीज़ें हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग ने 11 इंटरवेंशन अभी देखेंगे, तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा फुल फाइनेंस देगी, और कुछ में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होंगी, कुछ में क्या है स्टेट गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल बर्डन जो है बेयर करेंगे। ठीक है, इंटरवेंशन क्या है, यहाँ पे 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन है, ध्यान दीजिएगा 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन है, ओवरसीन बाय 9 लाइन मिनिस्ट्रीज। ठीक है, लाइन मिनिस्ट्रीज कितनी
इन्वॉल्व है, तो 9 लाइन मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, और जो इंटरवेंशंस हैं वो कौन है, वो कितने हैं, 11 है। ठीक, वो 11 है। अब हम लोग इंटरवेंशंस यहाँ पे देख लेते हैं, पूरा एक टेबल फॉर्म है जिससे आप जल्दी से इसको रिवाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हाउसिंग है, फिर कनेक्टिविटी है। ठीक है, कनेक्टिविटी मतलब रोड, ब्रिज, रेल, ये सब। फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, फिर कम्युनिटी वाटर सप्लाई है, मतलब ये इंडिविजुअल टैप्स की बात कर रहा है और ये कम्युनिटी टैप्स की बात कर रहा है। ठीक है, बंधन विकास केंद्र है, ये फाइनेंशियल सेंटर है। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी स्कूल है उसके लिए पर्टिकुलर हॉस्टल रहेगा। ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये 11 इंटरवेंशन हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कितने इंटरवेंशन हैं, 11 इंटरवेंशन हैं, और हो सके तो थोड़ा बहुत दिमाग में ये रख लीजिएगा। इन केस आपसे अगर थोड़ा सा डीपली एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि कौन सा इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं है, तो भी आपको पता होना चाहिए कौन सा इंटरवेंशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, कौन कौन से इन्वॉल्व है ये तो आपको पता ही होना चाहिए डेफिनेटली, कि हाउसिंग है। ठीक है, देखिए मूलभूत चीज़ें तो होंगी, क्या क्या मूलभूत चीज़ें, हाउसिंग होगी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर होगा, अब हाउस है तो ड्रिंकिंग वाटर चाहिए होगी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के बाद हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिर एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हाउस है उसके ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कर करके आप कुछ 4 चीज़ें। ठीक है, फिर हॉस्टल हाउसिंग में क्या होगा, हाउसिंग में पानी होगा। ठीक है, अब हाउस जिस मोहल्ले में होगा वहाँ पे भी पानी की सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, अब हाउस है आपका, वहाँ पे कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए, तभी तो आपके घर पे आपके दोस्त मित्र यार अतिथि लोग पधारेंगे। ठीक है, तो कनेक्टिविटी वाले इंटरवेंशन है। ठीक है, बंधन विकास केंद्र, ये क्या करेगा, आपके बैंक अकाउंट खोलेगा, आप पढ़ रहे हैं तो आपकी स्कॉलरशिप इसमें आएगी। ठीक है, आपकी सैलरी ऐसे आएगी इसमें। ठीक है, तो ये सब बातें आपकी जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है वो यहाँ पे मिलेगी आपको, हॉस्टल फैसिलिटी होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं 11 इंटरवेंशंस की। ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिया, हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकम्युनिकेशंस कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सोलर पावर सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, टारगेट ग्रुप कौन से हम लोग ने देखा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इनके टारगेट ग्रुप है। एनहांसमेंट हम लोग ने देख रखा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन को जो है एड्रेस करना है। ठीक है, और वैल्यू कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज करना है पीवीटीजीज का, कि जो जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी को, कैसे भी करके इकोनॉमी को, सोसाइटी को, उसको रिकॉग्नाइज करके उनको अवार्ड करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है, विलेज इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, विलेज जो है विलेज लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, इनहेबिटेड बाय पीवीटीजीज। ठीक है, विलेज लेवल पे ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ये है कि इसकी इसकी वजह से जो है वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की। ठीक है, की इनिशिएटिव इसमें कौन कौन से हैं, तो पीएम आवास स्कीम, जिसके अंतर्गत हम लोग ने देखा कि 540 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, 540 करोड़ रुपए अभी हाल ही में रिलीज किए गए हैं। ठीक है, वन धन विकास केंद्र में क्या होगा, जो भी इनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनको मार्केट किया जाएगा, उनको मार्केटिंग की जाएगी, उनके लिए जो है सस्टेनेबल मार्केट ढूंढने जाएंगे उनके प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम होगा, सोलर स्ट्रीट लाइट्स होगी। तो ये सारी बातें पीएम जनमन स्कीम में की गई हैं। ठीक है साथियों, तो आपको ये देखना है कि ये जनमन स्कीम जो है ये पैकेज है पूरा एक, जिसमें हाउसिंग की बात हुई है, कनेक्टिविटी की बात हुई है। ठीक है, जैसे हाउसिंग में कौन है, हाउसिंग में पीएम आवास योजना का यूज़ किया जाएगा, कनेक्टिविटी में भारतमाला का प्रोग्राम का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और हाईवे रोड्स का जो भी प्रोग्राम है उनको यूज़ किया जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में कौन सा यूज़ किया जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाली जो मिनिस्ट्री है उसमें यूज़ करेगी, कम्युनिटी वाटर सप्लाई। बंधन विकास केंद्र में जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, सीएससीज हैं, वो इंक्लूड किए जाएंगे। हॉस्टल फैसिलिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वो जो पीएम आयुष योजना है, पीएम आरोग्य योजना है, ये सब यूज़ किया जाएगा। एजुकेशन ट्रेनिंग में ये होगा कि एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है उसके अंतर्गत इनको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ काम ऐसे होंगे। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस या और कुछ चीज़ें होंगी तो वो यूज़ की जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे ही सौभाग्य योजना होगी वो यूज़ की जाएगी। तो ऐसे कर करके क्या है, पूरा जनमन एक पैकेज है जिसके अंतर्गत 11 इंटरवेंशंस हैं। 11 इंटरवेंशंस की लाइन मिनिस्ट्रीज हैं 9, वही ये पूरा जनमन पैकेज को डिलीवर करेंगी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के पास। ठीक है, और टोटल आउटले कितना है, टोटल आउटले है 24,000 करोड़ का, जिसमें कॉस्ट शेयरिंग है 64, कॉस्ट शेयरिंग जो रेशियो है वो है 64:36 का। ठीक है, 64:36 का। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम लोग ने सारी बात कर ली पीएम जनमन स्कीम से रिलेटेड। अब इससे बाहर और कुछ नहीं पूछना चाहिए। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज संभव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन आर्मीज रीसेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो संभव से आप क्या समझते हैं इंडियन आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इंडियन आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन आर्मी के संदर्भ में संभव किस चीज़ से रिलेटेड है आपको ये बताना है। ठीक है, संभव आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मिसाइल सिस्टम है, सेकेंड ऑप्शन है टैंक प्रोटोटाइप है, थर्ड ऑप्शन है एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम है, और लास्ट ऑप्शन है हाईटेक सर्विलेंस ड्रोन है। ठीक है, इन चारों में से संभव क्या है इंडियन आर्मी के संदर्भ में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये एक सिक्योर मोबाइल सिस्टम है, एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल सिस्टम है। ठीक है, जिसका नाम है संभव। ठीक है, संभव जिसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, आर्मी मोबाइल, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, और ये 5G टेक्नोलॉजी में ऑपरेट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ब्रीच कम होगी, इससे जो भी हैकिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये इंडिजिनस है और क्या है, ये ऑपरेट करता है 5G टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया की, इसमें क्या होगा, इसमें डेटा ब्रीच नहीं होगी, डेटा हैकिंग नहीं होगी, तो इसलिए इंडियन आर्मी ने ये एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है संभव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा संभव नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।